नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पाले। मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो संघर्ष विराम है, लेकिन जिस देश के साथ ये सीजफायर है या जिस देश के साथ शांति वार्ता चल रही है अमेरिका की, उस देश के अंदर ही एक नया संघर्ष छिड़ गया है और ये संघर्ष है सत्ता को लेकर। जी हाँ, इस वक्त ईरान के अंदर ही सत्ता को लेकर संघर्ष है और इसका असर अमेरिका ईरान डील के ऊपर पड़ सकता है। तो जो ये सत्ता को लेकर संघर्ष है ईरान के अंदर, इसका असर अमेरिका के ऊपर और अमेरिका के साथ हो रहे डील के ऊपर पड़ सकता है। और ये जो बड़ा संकट है, ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। वो क्यों नहीं है, ये भी आपको बताएंगे। बड़ी खबर निकल कर के आई, बड़ी खबर निकल कर ये आई कि मुस्तफा खैमनी को रेजिग्नेशन भेजा है, यानी कि इस्तीफा भेजा है। किसने? मसूद पेजेश्कियन राष्ट्रपति हैं ईरान के, इन्होंने सुप्रीम लीडर को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अब जैसे ही खबर निकल कर आई, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खलबली मच गई और साथ ही साथ ईरान की ओर से भी इसको लेकर काफ़ी सारी खबरें आने लगी। कुछ जो मीडिया हाउसेस थे, जो ईरान की खबरें, यानी कि ईरान की जो मीडिया हाउसेस हैं, उनकी ओर से जो खबरें आ रही थी, उन्होंने कहा कि अफवाह है, ये सही खबर नहीं है। लेकिन पिछले दिनों को अगर देखा जाए, ये लगातार आरोप लगता रहा है कि जो बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, या फिर अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत चल रही है, या अमेरिका के साथ जो इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील हो रही है, इस डील में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें राष्ट्रपति को शामिल नहीं किया जाता है, यानी राष्ट्रपति को बाहर रखा जाता है और बड़े फैसलों में इनकी कोई भूमिका नजर नहीं आती है। और इसमें दखल किसका रहता है? दखल यहाँ पर रहता है IRGC का, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो ये निकलकर बात सामने आई है कि ईरान की जो सत्ता है वो मूल रूप से वहां पर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के पास नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये IRGC के पास है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पास है। अब टकराव की चर्चा तो बहुत दिनों से चली रही थी, तो सुधारवादी सरकार बनाम सुरक्षा प्रतिष्ठान के जो मतभेद हैं, अब दोनों अलग अलग हैं। यानी कि एक तो है कि मसूद पेजेश्कियन को माना जाता है कि वो सुधारवादी है, वो कई सारे बदलाव चाहते हैं, वो थोड़ा सा लिबरल माने जाते हैं कि बहुत कट्टरपंथी नहीं है। और दूसरी तरफ IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को, जो मूल रूप से इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं और जिसके बिना पर, बेस पर इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 1979 के रेवोल्यूशन के बाद 1979 के बाद वहाँ पर सत्ता काबिज हुई थी खामनेई की, उसके प्रति उनकी वफादारी है और उस पर वो कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही या फिर जरा से भी ढील देने को तैयार नहीं है। और यही लगातार हमेशा वजह रही कि जो लोकतांत्रिक सरकार चुनकर आती है, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, उनका और IRGC के बीच में हमेशा टकराव देखने को मिलता है। इसके साथ ही युद्ध, सुरक्षा, विदेश नीति में राष्ट्रपति की बहुत ही सीमित भूमिका रखी गई है। आप सोचिए कि युद्ध जो इस वक्त एक सबसे बड़ा मुद्दा है, इसमें राष्ट्रपति का फैसला क्या हो सकता है, उनकी क्या राय हो सकती है, इसको लेकर कोई भी परवाह नहीं करता, क्योंकि सब कुछ IRGC को करना है। सुरक्षा यानी सिक्योरिटी को लेकर कि आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए या फिर आपके क्या फैसले होने चाहिए ताकि इससे देश को नुकसान ना हो, देश के लोगों को नुकसान हो, इस पर भी कुछ नहीं होता। और विदेश नीति में भी कि किस देश के साथ आपकी क्या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहेंगी, किस देश के साथ आपके किस तरह के रिश्ते रहेंगे, ये सारी चीज़ें लगभग आप कह सकते हैं कि IRGC ही तय करता है और राष्ट्रपति का इसमें कुछ भी बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है। हाँ, चेहरा जरूर ये रहते हैं, IRGC के जो कमांडर्स हैं वो सामने नहीं आते हैं, लेकिन उनके जो फैसले होते हैं वो लोकतांत्रिक सरकार की ओर से ही लागू करवाया जाता है। एक और सबसे बड़ा मसला है, वो है इंटरनेट को लेकर और साथ ही अमेरिका के साथ हो रहे वार्ता को लेकर। अब इंटरनेट को लेकर क्या हो रहा है? इंटरनेट बैन करके रखा गया, बहुत ही सीमित ही इंटरनेट दिया जा रहा है लोगों को। आज के दौर में जहां पर पूरी दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको इंटरनेट सर्विस ना दिया जाए या फिर आपको 4G की जगह पे अगर 2G पर ला दिया जाए, तो आप कैसे अपनी ज़िंदगी चलाएंगे? कैसे जो युवा वर्ग है वो फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे? तो इसको लेकर लोगों के अंदर भी काफ़ी रोष है, गुस्सा है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही वो बाहर आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो IRGC है, इसके जो कमांडर्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जो बड़ा संघर्ष हुआ था, लोग सड़कों पर उतरे थे, विरोध प्रदर्शन किया गया था और जिसके बाद उनको रोकने के लिए, उनको दबाने के लिए बड़ी कार्रवाई हुई। कई लोगों को, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों को जेल भेजा गया और सैकड़ों की तादाद में तो लोगों को बताया जा रहा है कि
मृत्यु दंड दिया गया, यानी कि मौत की सजा दी गई है। तो यही वजह है कि जो इंटरनेट को लेकर भी जो लोग असंतोष हैं, वो ये बातें राष्ट्रपति को तो पता लग रही हैं क्योंकि वो चुने हुए एक नुमाइंदे हैं, लेकिन जो आईजीसी है उस पर कोई आगे काम नहीं कर रहा है। और अमेरिकी वार्ता को लेकर भी मतभेद है क्योंकि जो मसूद पेजेश्कियन है वो माना जाता है कि लिबरल हैं और ये चाहते हैं कि एक बीच का रास्ता निकले और अमेरिका के साथ ये समझौता हो जाए ताकि देश की जो विकास को लेकर तमाम वादे किए गए हैं सरकार की ओर से, यानी राष्ट्रपति की ओर से, उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि आज के वक्त में ईरान के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका की ओर से। वो खुलकर बिजनेस नहीं कर सकता, ना तेल बेच सकता है, बहुत ही सीमित ढंग से वो तेल बेच सकता है और बहुत ही सीमित देशों के साथ ही उसके इस वक्त रिश्ते हैं। तो ऐसे में अगर अमेरिका के साथ डील होता है तो आप समझिए कि एक तरह की प्रतिबंध हट जाएंगे और इस देश के लोगों को और इस देश की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा, जिसका सपना देखा है मसूद पेजेश्कियन ने, लेकिन इस वक्त तो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब असली सत्ता किसके पास है? मुज्तबा खैमनेई, ये नाम। राष्ट्रपति भले ही हैं मसूद पेजेश्कियन, लेकिन जो असली ताकत है वो मुज्तबा खैमनेई के पास है क्योंकि यही है सुप्रीम लीडर। और इससे पहले इनके पिता थे अली खamenei, जो 28 फरवरी को हमला हुआ था जिसमें मौत हो गई थी, उसके बाद से ही ये सत्ता मुज्तबा खamenei को दी गई है। लेकिन ये कहाँ पर है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है और इनसे सीधा मिल भी नहीं सकता है कोई। इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी नहीं रखा गया है कि फ़ोन के जरिए बात हो या फिर उनके बारे में पता किया जाए, कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रपति तो इनके बारे में भी किसी दूसरे के जरिए ही जानते हैं, यानी खुद राष्ट्रपति भी इनके संपर्क में नहीं आ पाते हैं। और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर एक बड़ा प्रभाव है वो ये इस्लामिक सत्ता की वजह से ही है, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को, ये सीधे रिपोर्ट करते हैं मुज्तबा खamenei को और यही इसके सबसे बड़े, आप समझ सकते हैं कि नेता है और यही ईरान को चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही ईरान को चला रहे हैं, बाकी तो सिर्फ चेहरे हैं। राष्ट्रपति का रोल आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक चेहरे के तौर पर है और ये एक बहुत बड़ी वजह रही है कि जो मौजूदा वहाँ पर सरकार है पेजेश्कियन की, वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उनको काम करने की छूट ना मिले, लोगों के लिए काम करने को ना मिले, तो ऐसे में इनके लिए आगे काम करना या फिर लोगों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। अब इस बीच में मसूद पेजेश्कियन ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कुछ बातें अपनी लिखी और इसके बारे में चर्चा भी हो रही है। उसमें उन्होंने लिखा है कि लोगों को इस वक्त समझना पड़ेगा कि देश को क्या चाहिए, देश की क्या ज़रूरत है और लोगों को ज़रूरत पड़ने पर, यानी वो कह रहे हैं कि लोगों को ज़रूरत पड़ने पर इसलिए देश के साथ आना पड़ेगा। लेकिन वो ये तो कहते हैं कि जो हालात हैं, इन हालात को देखते हुए एक बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन वो बदलाव कैसे आएगा, उस बदलाव के लिए कौन आगे आएगा, उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन इस मैसेज के आने के बाद ही लोग ये मान रहे थे कि वो असंतुष्ट हैं, खुश नहीं है मौजूदा हालात को लेकर और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन हालांकि बाद में फिर इसको खंडन भी हुआ। IRGC से जुड़ा हुआ एक मीडिया हाउस है या मीडिया ग्रुप है जिसने इस बारे में लिखा है कि मसूद पेजेश्कियन ने इस्तीफा नहीं दिया, ये अफवाह है। मैं आपको एक आसान सा एक बताता हूँ कि तथ्य क्या है, तो आप समझेंगे कि मसूद पेजेश्कियन के लिए दिक्कत क्या आ रही है। मुज्तबा खamenei कहाँ पर, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। अब कोई भी डील हो रही है, कोई भी बातचीत हो रही है इस वक्त अमेरिका के साथ, उसको लेकर अगर इसको आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, शर्तों को मानना है, नहीं मानना है, तो जो यहाँ पर जो डील कर रहे हैं, जैसे अब्बास अरागाची है या फिर राष्ट्रपति से बात हो रही है, तो वो सीधे मुज्तबा खamenei से बात नहीं होती है। उसके बीच में 3-4 लोग रहते हैं। तो जो मैसेज होता है वो मैसेज पहले A को दिया जाता है, फिर A लेके B को देता है, B फिर C को देता है, फिर C उसको लेकर D को देता है, फिर D उसको लेकर जाता है किसके पास, मुज्तबा खamenei के पास, फिर D उसको लेकर वापस आता है, फिर उसको C को देता है, फिर B को देता है, A को देता है, फिर उनके पास आता है। तो आप देखिए जो चेन है, बड़ा लंबा चेन है। क्यों? वो चाहते हैं कि मुज्तबा खamenei के बारे में किसी को जानकारी ना मिले, डर है कि कहीं 28 तारीख के जैसा कोई हमला ना हो जाए और मुज्तबा खamenei को कहीं साफ ना या खत्म ना कर दिया जाए। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि अगर ये गुटबाजी हो रही है और इस्तीफे को लेकर चर्चा हो रही है और अगर IRGC ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर डील हो जाती है या फिर डील नहीं होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। अगर डील होती है या नहीं होती उसके लिए सिर्फ एक ही आप कह सकते हैं कि संगठन जिम्मेदार है या फिर श्रेय लेगा, वो है IRGC। लेकिन क्या IRGC के साथ अमेरिका डील कर सकता है? क्योंकि IRGC कुछ मुद्दों पर झुकने को तैयार बिल्कुल नहीं होने जा रहा है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु। जी हाँ,
यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को ना बंद करना चाहेगा और ना ही वो सरेंडर करना चाहेगा, और इसके बिना डील हो नहीं सकती। अब दूसरी तरफ जो लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई है वो तैयार हो सकती है, वो इसके लिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा वो नरम रुख अपना सकते हैं और देश हित में या फिर अपनी अर्थव्यवस्था या लोगों के लिए वो चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ वक्त के लिए बंद कर सकते हैं या लंबे वक्त के लिए बंद कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर जो एनरिच यूरेनियम है वो भी देने को तैयार हैं। तो ऐसे में जो दो गुट बन गए हैं, जो गुटबाजी हो रही है, एक गुटबाजी का ही असर है कि अभी तक ये डील फाइनल नहीं हो पा रही है और फ्रस्ट्रेशन दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर दोनों ही ये गुट आपस में भिड़े रहते हैं तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में ईरान के अंदर ही एक बार फिर से गृह युद्ध जैसा माहौल बन सकता है, लोग सड़कों पे उतर सकते हैं, प्रदर्शन हो सकता है। देखिए, इसकी नौबत कम ही आएगी क्योंकि IRGC बहुत बुरी तरह से आप कह सकते हैं ना, इस पूरे देश को इसने घेर रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा है पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, और लोग खुलकर बाहर आके अपनी बात नहीं रख पाएंगे क्योंकि इस वक्त युद्ध की स्थिति है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि और ज़्यादा लोग बाहर आना भी नहीं चाहते हैं, नहीं तो फिर उनके ऊपर गद्दार होने का भी लेबल लग जाएगा। तो अगर लेकिन ये गुटबाजी बहुत लंबे वक्त तक चलती रही तो इस डील का हो पाना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में अमेरिका क्या कर सकता है? तो ऐसे में अमेरिका एक ही काम कर सकता है, अमेरिका संघर्ष यानी कि युद्ध का ऑप्शन चुन सकता है एक बार फिर से। लेकिन अगर इस बार युद्ध होगा तो बहुत भीषण होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा है, बिल्कुल क्लियर, कोई इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है। समझौते के लिए हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं। हम चाहते हैं कि अच्छी डील हो, उसके लिए हमारे पास वक्त है। मिड टर्म इलेक्शन है, कोई बात नहीं है, होने दीजिए, लेकिन जो डील होगी वो डील मेरी शर्तों पर होगी, अमेरिका के शर्तों पर होगी, अमेरिका के हित पे होगी। परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसमें कोई भी आप शक ना रखें, कोई कंफ्यूजन ना रखें। ईरान नहीं बना सकता है परमाणु हथियार, ये बिल्कुल क्लियर है। अब कई मुद्दों पर अमेरिका अभी भी संतुष्ट नहीं है, और संतुष्ट ना होने की वजह क्या है? जिसमें एक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना पड़ेगा, बिना किसी टोल टैक्स के खोलना पड़ेगा, और परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। जो एनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंपना पड़ेगा, किसी दूसरे देश को नहीं दिया जाएगा। यानी कि या तो अमेरिका को मिलेगा या तो किसी और को जा ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को मिल सकता है। या तो अमेरिका जाएगा और ईरान में ही इसे नष्ट करेगा, ये शर्त है। कमजोर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमेरिका ये चाहता है कि वन फॉर ऑल, मतलब एक बार में ही इस बार एक पुख्ता समझौता किया जाए, एक ठोस समझौता किया जाए जिसका एक दूरगामी प्रभाव पड़े, यानी लॉन्ग टर्म एक अच्छा इफेक्ट होना चाहिए और पूरे मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होनी चाहिए। आने वाले वक्त में किसी तरह के संघर्ष की आप कह सकते हैं कि कोई भी गुंजाइश ना बचे, उस तरह का ये समझौता हो। लक्ष्य सिर्फ युद्ध विराम नहीं है, बल्कि परमाणु कार्यक्रम को भी पूरी तरह से खत्म करना है और प्रभावी नियंत्रण रखना है। ये भी इस पूरे समझौते का मकसद है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि डील अगर होगी तो उनके इन्हीं शर्तों पर होगी, और उसमें सबसे बड़ी शर्त जो परमाणु हथियार को लेकर है, ठीक उसके उलट IRGC, ठीक उसके उलट IRGC क्या सरेंडर करेगा, जिसमें करीब 40 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 40 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लगभग 47 साल हो चुके हैं जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ईरान में। तब से अमेरिका और IRGC के बीच, या फिर आप कह सकते हैं इस्लामिक जो सत्ता है उसके बीच एक टकराव है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। तो ऐसे में अब जब ईरान के अंदर ही गुटबाजी शुरू हो गई है, सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया है, एक तरफ IRGC है, दूसरी तरफ वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है, तो ऐसे में इस डील का हो पाना और जिस तरह से अमेरिका चाह रहा है कि हो जाए, इसको लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, कि क्या ऐसा हो पाएगा। लेकिन अमेरिका की ओर से एक और बात कही गई। डोनाल्ड ट्रंप के जो रक्षा मंत्री कहें या फिर मिनिस्टर ऑफ वॉर कहें, पीट हेग्सेट, वो सिंगापुर आए थे। तो सिंगापुर में जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप जब चाहेंगे या अमेरिका जब चाहेगा ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जाएगा वो हमले के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो हथियार उनको वापस तैयार करने थे या फिर आपको उनकी जो रीसप्लाई होनी थी, चाहे वो मिसाइल्स हो, इंटरसेप्टर्स हो या डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल्स हो, वो सारी चीज़ें उन्होंने एक बार फिर से अपने पास जमा कर ली है और जब भी युद्ध होगा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप डील के लिए भी तैयार है, और अगर डील नहीं होता है
तो फिर वो युद्ध के लिए भी तैयार हैं। IRGC ने भी यही कहा है कि अगर डील नहीं होती है तो एक बार हमला करके देखें, क्योंकि ईरान ने भी लगभग अपने जो मिसाइल उनके लॉन्च पैड्स थे उसको एक बार फिर से एक्टिव कर लिया है। जो उनके टनल्स थे जहां पर मिसाइल रखी गई थी उसको भी उन्होंने एक बार फिर से खोल लिए, उसके जो रास्ते बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने अपने ड्रोन्स की प्रोडक्शन को भी ठीक से शुरू कर दिया है बनाना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान ने भी इस पूरे सीज़फायर के दौरान अपने हथियारों को जो जमा करना था जमा कर लिया, अमेरिका ने भी जमा कर लिया है और दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार सिर्फ एक बदलाव देखने को मिलेगा कि अमेरिका इस वक्त अगर युद्ध में उतरेगा तो अकेला नहीं उतरेगा, अपने साथ जो उसके साथी जो देश हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हैं या फिर हो सकता है कुछ यूरोपीय देश हैं, वो भी हो सकता है कि अमेरिका का इस बार साथ दे। लेकिन इस बीच इस डील को लेकर आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि फैसला ईरान के IRGC को लेना है, यानी कि वहाँ के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को लेना है, मुस्तफा खamenei को लेना है।